हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग गॉस लॉ पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गॉस लॉ पर हमारा क्वेश्चन यह है कि अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको दिया है कि जैसे एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के अंदर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि इसके एक सरफेस से या इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। और ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा है, तो सीधी सी बात है कि पहले हम देखेंगे इस क्यूब से पूरा फ्लक्स कितना पास होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई क्यू हमको गिवन है, क्यू हो गया हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, मतलब ये क्यू हो गया 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब हमको गॉस थ्योरम से ये पता है कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा है तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, Q/ε0। ये तो टोटल पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा। अब आपको पता होना चाहिए क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6। जैसे आपका कमरा सपोज करो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए तो उसकी देखोगे ना, तो एक ये वाल, एक ये वाल, 2 सरफेस, एक पीछे और एक आगे, कितने हो गए 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेस। तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और 6 सेंटर से 6 सरफेस आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब एक से जितना फ्लक्स गुजरेगा दूसरे से उतना, तीसरे से उतना, चौथे से उतना, पांचवें से उतना, छठे से उतना। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है ये 6 सरफेस से पास हो रहा, ठीक है, और सबसे इक्वल पास हो रहा। तो एक सरफेस से कितना पास होगा, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो भाई वन सरफेस से कितना पास होगा, 6 सरफेस से Q/ε0, तो एक से कितना होगा Q/6ε0। 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि सबसे बराबर बराबर जा रहा है, Q की वैल्यू पुट कर दो, 10 × 10⁻⁻6/6 ε0। ε0 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो नेट फ्लक्स जाएगा इसको φ' कह देते हैं। तो एक सरफेस से 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स पास होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम पर डिपेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि assuming the hydrogen atom as a charged sphere of radius 10⁻⁻15 meter, compute the electric field at the surface of its nucleus। तो बच्चों हमसे कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब हमको पता है हाइड्रोजन का जो मतलब रियल में फार्मूला लिखते हैं 1H1 लिखते हैं। 1H1 का मतलब उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन है तो इसमें सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके अंदर का जो चार्ज होगा वो हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कह रहे इस हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है, इसके न्यूक्लियस की जो रेडियस है, ये रेडियस, ये कैपिटल R लिख लेते हैं। कैपिटल R दिया है 10⁻⁻15 मीटर का। तो हमसे कह रहे हैं इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमें क्या बताना है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो फार्मूला क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r²। किसी भी स्फीयर के अंदर अगर Q चार्ज है तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर जो Q है वही E के बराबर रख देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 E/r²। यहाँ बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी
1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है 9 × 10⁹ ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो फिक्स वैल्यू होती है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, अपान में आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो 10⁻15 का स्क्वायर कर दो, यानी कि ई की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर, ऊपर देखो 9, ये माइनस का 90 तो माइनस का 10 बचेगा, अपान में कितना आएगा? ये आएगा 10 की पावर -30, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ई की वैल्यू बचेगी 14.4 इंटू 10 की पावर, जब ये -30 है ऊपर जाएगा +30, और माइनस के 10 से +30 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10 + 30, यानी कि ई की वैल्यू आ गई 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस पे कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वो होगी 14.4 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन पर कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर so that electric field at the surface of the conductor is 900 न्यूटन पर कूलम। ओके, कह रहे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस बच्चों कितनी दिया है यहाँ पे? r, और r की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, ये दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। कह रहे इसको कितना चार्ज दे दें, क्यों हमसे पूछा गया है कि इसके सरफेस पर, भाई हमको पता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा कहाँ जाता है? उसके सरफेस पर जाता है। ये भाई कंडक्टर है, और कंडक्टर के सरफेस पर उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए? ये हो जाए 900 न्यूटन पर कूलम। सीधी सी बात है कि इसके सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी करनी है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा लेते हैं। भाई सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान रेडियस का स्क्वायर, जो भी रेडियस, कभी कभी आप कैपिटल R से मानते हो तो कैपिटल R का स्क्वायर कर लेंगे, हमने स्मॉल r माना तो अपान में स्मॉल r स्क्वायर, ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू पहले रखो, E की वैल्यू क्या आएगी? 900 इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 × 10 की पावर 9, ये तो फिक्स होती है, इंटू Q अपान रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 0.1, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01। अच्छा, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 900 इंटू 0.01 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए 9 से कटेगा 100 आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9। इसका मतलब जो चार्ज है सरफेस पर दिया गया उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 10 की पावर -9 कूलम। इसका मतलब स्फीयर को हमको 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज देना पड़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि A point charge produces an electric flux of -750 Newton meter square per coulomb through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter with the center at the charge. If the radius of Gaussian surface be doubled, how much flux would pass through the surface? What is the magnitude of the point charge? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा है, पता नहीं कितना रखा है, प्लस रखा, माइनस रखा, नहीं कह सकते, चलिए ठीक है, क्यू चार्ज रखा है। तो कह रहे हैं इसके सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है वो कितना है? -750 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, मतलब अब हम क्या कर दें इसकी रेडियस को बच्चों 20 सेंटीमीटर कर दें, तो कह रहे बताओ कितना फ्लक्स पास होगा।
तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन जीरो। तो बात ये है कि इस सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा था, Q, तो Q अपान एप्सिलॉन जीरो इसका फ्लक्स उस समय रहा होगा, मतलब ये होगा -750 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें, तो बच्चों रेडियस को डबल कर दोगे तो क्या अंदर का चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों? भाई हम सरफेस की रेडियस को बढ़ा रहे हैं ना, चार्ज में तो कोई चेंज कर नहीं रहे, मतलब नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब पहले कंडीशन में अगर हम बात करें तो फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस, इससे भी उतना ही होगा, कितना होगा? -750 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फ्लक्स उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, शेप पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो केवल डिपेंड करता है उसके अंदर चार्ज कितना है। क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन, मतलब Q इनक्लोज्ड, किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। तो ये चार्ज से मतलब रखता है, ना कि सरफेस से, ठीक है। क्लोज सरफेस में बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इसमें कहा गया बच्चों कि कितना चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो देखिए भाई Q अपान एप्सिलॉन जीरो आपको यहाँ पे पता है -750, तो अगर हम बात करें Q कितना होगा सोचिए, तो -750 इंटू एप्सिलॉन जीरो, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 750 इंटू एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -6.64 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा इसके अंदर समझो, वो होगा -6.64 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, कुमार मित्तल फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। गॉस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि A surface of area 0.2 J meter square is placed in a uniform electric field of 5I plus 10 J Newton per coulomb. Calculate the electric flux emerging from the surface. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि एक एरिया है, कितना है 0.2 J मीटर स्क्वायर, और ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5I प्लस 10J न्यूटन पर कूलाम। हमसे कहा जा रहा है इस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता है फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है उससे क्या पता चलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसीलिए तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत बढ़िया, चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो E की वैल्यू 5I प्लस 10J, ठीक है, डॉट 0.2J। अब जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, देखो बच्चों, यह आएगा, तो 0.2 का पहले 5I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 0.2 I डॉट J, फिर 0.2 का 10 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 10 इंटू 0.2 J डॉट J। अब आपको पता होना चाहिए कि I डॉट J की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि I और J एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, और A डॉट भी होता है ना AB cos थीटा। तो I डॉट J बराबर I का मैग्नीट्यूड इंटू J का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 डिग्री, cos 90 को 0, इसलिए 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये टर्म तो देखिए आपका 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बचेगा तुम्हारे पास 2 और J डॉट J, तो बच्चों J डॉट J की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, तो इसलिए आएगा 1। सो फाइव इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 2 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि A thin spherical shell of metal has a radius of 0.25 meter and carries a charge of 0.2 microcoulomb.
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल, जस्ट आउटसाइड द सेल और 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक थिन सेल है जिसको हमने चार्ज दिया है 0.2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अब सेल है तो सीधी सी बात, जो चार्ज देंगे वो पूरी उसके कहाँ जाएगी, सरफेस पर जाएगी, क्योंकि पता है सेल के अंदर तो कोई चार्ज दे नहीं सकते, उसके हमेशा सरफेस पे चार्ज आता है। तो चार्ज हमको गिवन है, कितना दिया गया बच्चों, 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम, इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। कह रहे सेल की जो रेडियस है वो r है, तो अगर इसका सेंटर C मान लें तो रेडियस कैपिटल R है, और कैपिटल R की वैल्यू हमको गिवन है 0.25 मीटर, मतलब इसकी रेडियस हो गई 0.25 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इस सेल के अंदर यहाँ पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, यहाँ अंदर क्या होगी। एट सरफेस, इस सरफेस पे P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और इससे बाहर यहाँ कहीं 3 मीटर की डिस्टेंस पर, तो तीसरा पॉइंट कहाँ लेना है बच्चों, सेंटर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर, इसको हम लिखते हैं स्मॉल r से। P3 पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन में कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, हमको पढ़ाया गया है जब हमने गॉस थ्योरम की प्रूविंग कराई है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी गॉस थ्योरम की सेल की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो याद रखिए कि एट P1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चाहे यहाँ पूछे, चाहे सेंटर पूछे, चाहे कहीं पूछ दें, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब बच्चों सेकेंड पॉइंट बात करते हैं एट सरफेस। सरफेस के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, तो करेंगे कैपिटल R स्क्वायर। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, ये है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है देखिए, तो Q की वैल्यू है बच्चों 2 × 10⁻⁷ अपान R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी देखिए 0.25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं, यह आएगा 9 × 10⁹। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 18 × 10⁻² अपान में इसकी वैल्यू, तो 0.25 का जब स्क्वायर करोगे 0.0625 आएगा, ये हटाओगे तो बच्चों 10⁴ ऐसे आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिवाइड करो यहाँ पे, तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 625 को अगर 25 से डिवाइड करोगे, 25 × 25 होता है 625, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 400, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, फिर 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 16, ठीक है, मतलब ओवरऑल ये बचेगा 288, ठीक है, इंटू 10⁻², या फिर 2.88 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस विल बी 2.88 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों बात करेंगे एट डिस्टेंस 3 मीटर, तो थर्ड हम अपना सॉल्यूशन करेंगे एट आउटसाइड। तो आउटसाइड P3 पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह दो, क्योंकि पहली वाली को हमने E1 कह दिया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, उसको हमने E1 कहा, तो सरफेस को E2 कहते हैं, और बाहर वाली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको E3 कहते हैं। डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, बाहर की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड। अब यहाँ पे E3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई जब बाहर पॉइंट होता है जितनी डिस्टेंस पर हो अपान में उसी डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेते हैं फार्मूले में। इसका मतलब E3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁹ Q की वैल्यू, तो यह है 2 × 10⁻⁷ अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर रखोगे तो 3 3 जा 9 है ना, 3 है ना डिस्टेंस, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9,
इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो सीधी सी बात E3 की वैल्यू बचेगी 2 × 10⁻², या फिर E3 की वैल्यू करेंगे 200 न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 200 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से इसका हमारा आंसर आ गया। बच्चे इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।